गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का आज की इस स्पेशल सेशन में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि बीआरबीएल की प्रिपरेशन करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एबीएम का एग्जाम आपका हो चुका है जून सीआईबी के लिए। बीएफएम का पेपर का आपका शेड्यूल्ड है, बीएफएम का भी पेपर हो जाएगा और इसके बाद आपका एबीएफएम और बीआरबीएल बचा हुआ है। बीआरबीएल एक ऐसा पेपर है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आप इसमें ठीक से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बीआरबीएल में कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे आपको इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाला हो, कोई बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। एक तरीके का लीगल पेपर है। यहां पर समस्या बस लैंग्वेज की हो जाती है। अगर आप ठीक से लैंग्वेज को समझकर बीआरबीएल को पढ़ेंगे तो बीआरबीएल बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है। लास्ट जो हमारा रिजल्ट रहा है बीआरबीएल में वो बहुत जबरदस्त रहा है। 60 to 65% जो या मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स हैं, तो ये आपके भी बहुत आराम से आ सकते हैं। और अभी आपके पास इतना समय है कि आप बीआरबीएल पर अभी से अगर थोड़ा थोड़ा और समय देना शुरू कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बीआरबीएल पर टाइम दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है। 28 जून को आपका बीआरबीएल शेड्यूल्ड है और उसके अगले ही दिन आपका इलेक्टिव पेपर शेड्यूल है 29 जून को। तो आपने प्रिपरेशन की होगी, लेकिन अब ये जो आपके पास लास्ट का जो टाइम बचा हुआ है, जो लगभग 15 डेज के आसपास का टाइम बचा है, उससे थोड़ा ही कम जो टाइम बचा है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें अपने बाकी सारे पेपर्स की प्रिपरेशन के साथ साथ, ताकि बीआरबीएल में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। इसकी वजह से होगा ये कि अगर आप एक बार में सारे पेपर क्लियर कर रहे होंगे तो किसी पेपर में अगर आपके कम मार्क्स होंगे और एग्रीगेट कट ऑफ से अगर आप थोड़ा दूर जा रहे होंगे तो बीआरबीएल आपको उसके पार पहुंचा देगा। इसलिए बीआरबीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपके साथ ये चर्चा करने वाला हूं कि इन दिनों में जो बचे हुए दिन हैं, इनमें कैसे बीआरबीएल को और अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। क्या वो चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए बीआरबीएल की तैयारी करते समय, ताकि आपका समय बच पाए, बहुत ज्यादा टाइम आपका ना लगे और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि प्रिपरेशन करते समय ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, क्या हमें अपने प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं बनाना है, जिससे हमारी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो जाए। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे डोंट्स की। क्या आपको अवॉइड करना है बीआरबीएल की तैयारी करते समय। क्या अभी हम बीआरबीएल पर इन चीजों को शामिल करते और ज्यादा थोड़ा ध्यान देंगे तो बीआरबीएल हमारा और अच्छा हो सकता है? तो इसका आंसर बहुत बड़े बड़े शब्दों में यस, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या आपको ध्यान देना है बीआरबीएल की प्रिपरेशन करते समय? तो ये वो 5 मिस्टेक्स हैं जो बेसिकली सारे कैंडिडेट करते हैं, हमारे सारे बैंकर्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के समय। तो ये वो 5 डोंट्स हैं जिनको आपको नहीं करना है, इनको अवॉइड करिएगा। एक एक करके इस पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला है कि आप कतई एमसीक्यू पर जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसको अवॉइड नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि कई बार ये देखा गया है, अभी चूंकि आपका 2 पेपर बचा हुआ है, बीएफएम अभी आपका कल शेड्यूल है, कल वो बीएफएम हो जाएगा तो आप बीएफएम से फ्री हो जाएंगे और फिर आपका पेपर बचा होगा एबीएफएम और आपका ये आखिरी बीआरबीएल का। तो कई सारे कैंडिडेट इस पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, कुछ तो समय की वजह से नहीं कर पाते और कुछ ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है थ्योरी हमने पढ़ ली है, जहां से क्वेश्चन आएगा वहां पर हम आंसर कर देंगे। तो अगर आपके लास्ट मिनट पर, और ये सिर्फ बीआरबीएल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सारे ही सब्जेक्ट में अगर आपने अपने लास्ट डेज में एमसीक्यू पर प्रैक्टिस नहीं की है तो इसके 2 नुकसान हो जाएंगे। पहला, आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर सीधे जाके एमसीक्यू दे रहे हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको फिर समय लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो आपका बेवजह का समय खराब करेगा। फिर आपको कितना याद है आप ये नहीं कर पाओगे कि क्या हमें याद है, कैसे हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारी समस्या हो जाती है अगर आपकी एमसीक्यू पर कोई प्रैक्टिस नहीं। तो एक तरीके से आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जा रहे हो और उसका रिजल्ट आपको पता है कि क्या होता है। लास्ट ईयर जो बीआरबीएल में जिनके मार्क्स किसी वजह से कम आए थे, वैसे ऐसे बहुत कम बैंकर्स थे जिनके बीआरबीएल में मार्क्स कम आए थे या वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, लेकिन जिनके भी हुए थे उनमें एक बड़ा कारण था कि उन्होंने एमसीक्यू पर ठीक तरीके से प्रैक्टिस नहीं की थी। तो एमसीक्यू पर आपकी प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है। स्पेशली कोशिश ये करिएगा कि पहले मॉड्यूल डी की एमसीक्यू पर ठीक से आप प्रैक्टिस कर ले। मॉड्यूल डी में चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा है, लेकिन बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, 2-2 पेज की, 1.5 पेज की यूनिट है, तो वो बहुत इजीली आप कवर कर लोगे। ज्यादा कठिन टॉपिक भी उसमें नहीं है, हाँ नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ी ज्यादा है। तो पहले आप कोशिश करिए मॉड्यूल डी पर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करिए। उससे होगा ये कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा और जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बड़ा दोनों है वो मॉड्यूल। एक लेंथी मॉड्यूल है लेकिन चैप्टर छोटे छोटे हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस भी आपके मॉड्यूल डी से ही बनते हैं। तो सबसे पहले आप मॉड्यूल डी पर एमसीक्यू करिएगा, फिर उसके बाद आप मॉड्यूल सी पर करेंगे, फिर मॉड्यूल बी पर करेंगे और सबसे लास्ट में आप मॉड्यूल ए पर करेंगे। तो आप पीछे से शुरू करेंगे, मॉड्यूल डी से आप शुरू करेंगे, 4 ही मॉड्यूल आपको मिलने वाले। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह करना है कि एमसीक्यू पर अपनी प्रैक्टिस को किसी भी कीमत पर आप अवॉइड नहीं करेंगे। कोशिश ये करिए, अभी चूंकि आपका एबीएफएम बचा है तो एबीएफएम पर आप सबसे ज्यादा इस समय ध्यान दे रहे होंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, वही ठीक तरीका भी है। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एबीएफएम के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा समय निकालते चलें अपने बीआरबीएल के लिए भी, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है। अगर आप देखेंगे आपके एबीएम में और बीएफएम में बहुत लंबा गैप मिल गया था, लगभग 13 दिन का गैप मिल गया था, 12 से 13 दिन का गैप मिल गया था, वो लंबा गैप था। लेकिन इतना गैप आपको अपने बीआरबीएल और इलेक्टिव पेपर में नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको अभी से इन दोनों पेपर की थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। क्लियर है? तो एमसीक्यू पर
प्रैक्टिस करते चलिए। हम अपने वाईटी चैनल पर, जिस पर आप ये देख रहे हैं, हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जेआईबी सीआईबी वाला, आपके बीआरबीएल के एक हफ्ते, आपके एग्जाम के एक हफ्ते पहले हम एमसीक्यू पर मैराथन लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। और हर साल हम करते हैं ऐसा, मैराथन से खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैराथन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस मैराथन पर भी आप जुड़े। मैराथन के माध्यम से आपकी खुद भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती रहेगी और हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर मैराथन कराएंगे। तो मैराथन हम मॉड्यूल वाइज आपके साथ करने वाले हैं, मॉड्यूल ए बी, मॉड्यूल सी डी, इस तरीके से मैराथन करेंगे, फाइनल मैराथन करेंगे। तो उसमें भी आपका जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करना है कि अगर आप एमसीक्यू को अभी अवॉइड कर रहे हैं या अभी आप ये सोच रहे हैं कि हम एमसीक्यू पर बीएफएम के बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो वो एक गलत तरीका होगा। थोड़ा थोड़ी प्रैक्टिस आपको अभी करते हुए चलना है ताकि ठीक ठाक प्रिपरेशन आपकी बीआरबीएल के एग्जाम के दिन के पहले पहले हो जाए। दूसरा है कि कोई भी सेक्शंस आपको नहीं लर्न करना है, क्लियर है? कोई सेक्शन मत याद करिएगा। बीआरबीएल चूंकि आपका एक लीगल पेपर है, क्लियर है? बैंक जिन अधिनियमों के माध्यम से काम करता है वही आपका बीआरबीएल का सिलेबस है। तो 25 के आसपास आपको एक्ट पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। सेक्शंस आपके बीआरबीएल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इस बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत रेयर सेक्शन पूछा जाता है, रेयरेस्ट है सेक्शन पूछा जाना, बहुत रेयर है। अगर पूछा गया है तो पिछले, चूंकि ये पहले पेपर था नहीं, तो 2023 में जब पैटर्न चेंज हुआ है एग्जामिनेशन का, कुछ नए सिलेबस जुड़े हैं जेआईबी में भी सीआईबी में भी, तो बीआरबीएल इसमें जुड़ा हुआ है। 2023 के पहले पेपर नहीं था। और अभी तक 2023 के जो 2 एग्जाम हुए हैं, 2024 के जो 2 एग्जाम हुए हैं और 2025 में जो एग्जाम होना है, इन दोनों एग्जाम में, मतलब पिछले 4 एग्जाम में तो सेक्शंस नहीं पूछे गए, रेयर एक ही या 2 सेक्शन पूछे गए। तो सेक्शन अगर आप तैयार कर रहे हैं, एक तो आप कंफ्यूज होंगे सेक्शन में, क्योंकि आप एलएलबी तो है नहीं, आप लॉयर का पेपर तो देने नहीं जा रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं अपने बैंकिंग के लिए बीआरबीएल का। और आईएबीएफ ये चाहता है कि हमारे बैंकर्स को, आईएबीएफ ने सिलेबस ही ऐसा डिजाइन किया है कि हमारे बैंकर्स को जिन अधिनियमों पर बैंक काम करता है उसकी ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। तो बस आप उतनी ही जानकारी लेकर जाएं, इसलिए सेक्शंस को मत पढ़िए, बेयर एक्ट वगैरह मत पढ़िएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, समय आपका खराब होगा और वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना या उनको रटना, उन पर परिश्रम करना आपके लिए बेवजह का काम हो जाएगा। तो आईएबीएफ कभी भी सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए आईएबीएफ ने जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है उसी पर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सेक्शंस आपको कतई नहीं याद करना है, बहुत रेयर ही सेक्शंस पूछे जाते हैं। तो आप ये कतई मत करिएगा कि आप सेक्शंस को याद कर रहे हैं या अलग से आप सेक्शन पर टाइम दे रहे हैं, ये मत करिएगा, ये आपका समय सिर्फ खराब करेगा और ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा है, केस लॉज आपको नहीं पढ़ने हैं। केस स्टडीज आपसे पूछे कि केस स्टडी और केस लॉ 2 अलग चीजें हैं। केस स्टडी का मतलब होता है आपको एक घटना दी जाती है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस लॉज का मतलब है कि कई जगह पर आपको अपने पूरे बीआरबीएल के सिलेबस में केस लॉज मिलेंगे कि कहां पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। इन पर भी क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केस लॉज पर भी आप अपना समय मत खराब करिएगा। तो सेक्शंस, केस लॉ, ये आपके लिए बेकार की चीज है, इन पर आप नहीं जाएंगे। आप कोशिश क्या करेंगे कि सेक्शंस में कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, तो आपका मेन पर्पस है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करना। सेक्शन या केस लॉस पर प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, तो ये भी मत करिएगा, इसको अवॉइड करिएगा। डोंट लर्न बेयर एक्ट फॉर एनी यूनिट एंड एक्ट। मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि बेयर एक्ट मत पढ़िएगा, क्योंकि आईएबीएफ ये चाहता है कि हमारे बैंकर्स में इस सिलेबस की, हमारे अधिनियमों की जो बैंक में यूज होते हैं उनकी बस एक सामान्य जानकारी, और पेपर भी वैसा ही बनता है, बहुत टफ पेपर आपका नहीं बनेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको यह भी नहीं करना है कि आप बेयर एक्ट परचेज करके ला रहे हैं, बेयर एक्ट में सेक्शन, सब सेक्शंस, केस लॉ ये सब देख रहे हैं, इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी सबसे जरूरी बात, जो 5वां पॉइंट है, जो आपको नहीं करना है, जो आपको अवॉइड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप चूंकि बैंकर हैं, समय आपके पास वैसे भी कम है, आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सीआईबी का सिलेबस अगर हम देखें तो जेआईबी की तुलना में थोड़ा बड़ा भी और थोड़ा टफ भी है। और आपके पास अभी बीएफएम के बाद, कल के बाद आपके पास एक और एबीएफएम का पेपर बचा होगा कंपलसरी पेपर में, तो आप कई बार क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और अपने जो बचे हुए पेपर हैं उनकी जो स्टडी है, उन पर जो प्रैक्टिस है, आप उसको नहीं करते। तो उस कम से कम उस पर्टिकुलर पेपर में जो आपकी स्टडी हो रही होती है वो इंटरप्टेड होती है, वो डिस्टर्ब हो रही होती है, क्योंकि उसमें रेगुलरिटी नहीं होती। तो ये मत करिएगा। आपके जो भी पेपर अभी बचे हुए हैं उनमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आप उनमें अभी कम समय दे पाएंगे, ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि अभी आपका एबीएफएम का पेपर है, लेकिन रेगुलरिटी उसमें होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि जब भी आप बीआरबीएल की तैयारी करें या अपने इलेक्टिव पेपर की तैयारी करें, तो अभी से उसमें आपको थोड़ा समय देना है। जो गैप बचेगा उसमें वो समय बहुत ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है? तो अभी आप कम से कम ये तो कोशिश करिए कि इसमें 2 से 3 घंटे आप इन पर भी दें, क्योंकि अभी पेपर आपके बचे ही हुए हैं।
तो आप ये कतई मत करिएगा कि एक पेपर को देखते हुए आप अभी अगले हफ्ते तक इस पेपर को लगातार उसमें आप इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, तो ये मत करिएगा। अपनी प्रिपरेशन को बाद के लिए आप पोस्टपोन नहीं करेंगे कि हमारा एबीएफएम का पेपर हो जाए फिर हम इसको जाके देखेंगे, तो ये डिस्टर्बेंस आपकी स्टडी में लगातार बनाएगा, रिदम आपकी नहीं बनेगी और बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जो पढ़ा हुआ है आपको वो दोबारा देखना पड़ेगा, अगर रिदम नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो ये समस्या हो जाएगी। इसलिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक उसको किसी भी हाल में इंटरप्टेड मत होने दीजिएगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना पाए, वो कंटिन्यू रहे, उसमें रेगुलरिटी बनी रहे। किसी दिन हो सकता है आप उसमें थोड़ा कम समय दे पाए, लेकिन दीजिए जरूर। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको हर हाल में अवॉइड करना है। अभी जो आपके पास बचा हुआ समय है उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पेपर आपका बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। बीआरबीएल अच्छा पेपर है, अच्छा नंबर आपको दिला सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं और बहुत ज्यादा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ अब तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो अगर आप इनको ध्यान में रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आराम से चीजें तैयार करवा देगी, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। इनके अलावा हमारे जो नए बैंकर्स हैं भैया, उनसे भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। आप में से जो अपने अगले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यानी 2026 में जो इसमें 25 के नवंबर दिसंबर, जो 30 नवंबर से पेपर शुरू हो रहा है, नवंबर दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका अभी है। अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, सारे पेपर एक बार में आराम से क्लियर हो जाते हैं, सीआईबी के भी, जीआईबी की तरह। और कई सारे बैंकर्स ने सीआईबी का पेपर, पांचों पेपर, चारों कंपलसरी इलेक्टिव पेपर एक बार में क्लियर किया है, तो आप भी बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी से आपको थोड़ा समय देना शुरू करना होगा और प्रॉपर गाइडलाइन में, आपको प्रॉपर गाइडेंस में, आईबीएफ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे महापैक्स में आप जुड़ सकते हैं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करता है। मतलब अगर एक बार आप महापैक में जुड़ते हैं तो आपको लगातार जितने भी हमारे अपकमिंग बैचेस होंगे उनके एक्सेस मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको कोई फी पे करने की अलग से जरूरत नहीं होती, इसी फी में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो रनिंग बैचेस उनका भी एक्सेस मिलता है। जैसे आप एडमिशन लेते हैं, अभी जो बैचेस हम चला रहे हैं उन सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। सारे बैचेस आप एक्सेस कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड सब आप एक्सेस कर सकते हैं। अगले 1 साल तक या 2 साल तक या 6 महीने तक जो भी आप बैच लेंगे उसमें जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे उन सबका एक्सेस आपको मिलेगा। इसके अलावा महापैक में एक और अच्छी बात है, इलेक्टिव पेपर की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, वो आपको इसमें एडेड मिलेगा, वो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं। ये सारी सुविधाएं आपको महापैक में मिलता है। और महापैक्स में और हमारे सारे ही लाइव बैचेस में अभी मॉनसून सेल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको हमारे सारे महापैक्स पर 65% तक का ऑफ मिल रहा है। इसलिए फीस आपको अभी काफी कम दिखाई दे रही, क्योंकि इन पर ये ऑफ एप्लीकेबल हो चुका है। 15 जून इस ऑफ की लास्ट डेट है, यानी इस ऑफर की लास्ट डेट है। 15 ऑफ जून तक आप ये 65% तक का ऑफ अवेल कर सकते हैं। इसके लिए कोई कूपन कोड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे हमारे पीडब्ल्यू ऐप पर जाएं, जेआईबी सीआईबी सेक्शन को सिलेक्ट करें, सारे बैचेस आपको दिखने लगेंगे। आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आप उनको परचेज कर सकते हैं, आपको कोई भी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं। 15 जून तक आपको ये ऑफर मिल रहा है। अगर आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस में आना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया, आपके नवंबर एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। इसकी भी फीस काफी कम हो गई, क्योंकि इस पर भी ये ऑफ आप अभी जो है अवेल कर पा रहे हैं 65% तक का। ये भी 15 जून तक है। तो सारे ऑफ जो आपको मिलने सारे बैचेस पर 15 ऑफ जून उसकी लास्ट डेट है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अगर आप में से किसी का कोई एक कंपलसरी पेपर रुक गया है किसी वजह से, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट चारों ही आपके अवेलेबल है यहाँ पर, सारे कंपलसरी पेपर, चाहे वो एबीएम हो, चाहे वो बीएफएम हो, चाहे वो एबीएफएम हो, या वो बीआरबीएल हो, और इन पर भी आपको वही 65% तक का लाभ मिल रहा है, ऑफ का लाभ आपको मिलेगा। अगर हम इलेक्टिव पेपर्स की बात करें तो इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 अवेलेबल होंगे हमारे पास से आपको। एक है सेंट्रल बैंकिंग, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट और चौथा है आपके लिए रूरल बैंकिंग। सारे सबसे ज्यादा ऑप्ट किए जाने वाले सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। अगर आप महापैक में आते हैं तो आपको ये इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इनको इंडिविजुअल परचेज करना चाहें तो आपके पास ही ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्लियर है? आप इसके अलावा कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ये जो गलतियां हैं जो अमूमन हम करते हैं उनको अवॉइड करिए। ये 5 गलतियां आपकी कतई नहीं होनी चाहिए। बीआरबीएल बहुत आराम से आपका तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप बीआरबीएल पास कर पाएंगे। आपके बीएफएम के लिए, एबीएफएम के लिए और बाकी बचे हुए बीआरबीएल इलेक्टिव पेपर के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक बैंकर्स।